जाने कैसा जमाना आ गया है अम्मा। लोग इतनी बड़ी उम्र में शादी कर रहे हैं कि बाल बच्चों का मुंह देखने से पहले ही मरघट पहुंचे जा रहे हैं, और किसी को तो बच्चा ही नहीं हो रहा। क्या है कुसुमा, क्या बड़बड़ाए जा रही है? सुबह सुबह कौन मरघट पहुंच गया? किसको बच्चा नहीं हो रहा? अरे वो है ना मेरी सत्संग वाली सखी दुलारी, 3 साल हो गए उसके बेटे के ब्याह को। अब देख लो अभी तक बच्चा नहीं हो रहा। अम्मा बेचारी दुबारी पोते की आस में इतनी मन्नतें कर रही है कि हर महीने मैया के मंदिर में जागरण कराती है, चढ़ावा चढ़ाती है, पर मैया है कि सुन ही नहीं रही। अरे देवी मैया का भी का करे, कहाँ से सुने? साची पूछो झूठ कहूँ तो मैं नरक जाऊँ बहुरिया। सुनने में आया है कि बहू की उम्र थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए बच्चा होने में रोड़ा आ रहा है। हाँ अम्मा, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है कि 28 की उम्र में तो ब्याह हुआ है, अब 31 की हो गई। सुना है शहर से इलाज चल रहा है उसका। हे राम, घोर कलयुग। हमारे जमाने में तो 14-15 की उम्र में ब्याह हो जाता था और साल भीतर गोदहरी हो जाती थी। साल भर में गोधरी हो जाती है। जरा अपने शब्दों को लगाम लगा लो अम्मा। ये जो बोल रही हो ना, सुनना भी पड़ेगा। तुम तो अभी मर जाओ अच्छा है। जैसे तुम्हारे पोते का लखन है, मुझे नहीं लगता तुमको पर पोते का मुंह देखने को मिलेगा। खाली मूली पर पोता की आस में जगह जगह घिस लोगी। पर तुम कुसुमा भौजी, तुम भी अम्मा के साथ ही ऊपर का टिकट करवा लो। काहे कि कल से 32 के हो जाएंगे आपके साहबजादे, पर ब्याह का नाम नहीं है। छोटका, एक तो शक्ल का काला, ऊपर से तेरी ये कौआ जैसी बोली। अरे लगाम लगा ले, जरा शुभ शुभ बोल। सच कड़वाई होता है अम्मा, पर सच सच होता है। आपका पोता बूढ़ा हो चला, लड़के से आदमी बन गया तो बूढ़े को बूढ़ी औरत ही मिलेगी। 20 साल की लड़की तो ना मिले, फिर उनको बच्चा भी तो नहीं होगा। अरे आग लगे तेरी इस काली जुबान को। अम्मा सही कहती है देवर जी। अभी आपको मैं बता रही थी ना अपनी सत्संग वाली सहेली के बारे में। लगता है हमें बच्चे का मुंह देखे बिना ही मरना पड़ेगा। अरे क्या हो गया अम्मा, सुबह सुबह कौन मर गया और किसको बच्चा हो गया जो आप सब लोग पंचायत लगा के बैठे हो? ये रहे नवाब सादे, आइए। आपकी बातें हो रही थी। तुम्हारे सारे दोस्तों के ब्याह हो गए, और तो और सबके दो तो बच्चे भी, वो भी पढ़ने लिखने जाने लगे। पर तुम्हारा बुढ़ापा आने लगा, पर फेरे नहीं पड़ रहे। अरे देवर जी, फेरे तो आज पड़ जाए, पर ये महानुभाव ब्याह के लिए हाँ तो करे। क्या चाचा जी, माँ, आप सब फिर से शुरू हो गया। आप लोगों ने जल्दी शादी करके कौन सा किला फतेह कर लिया? दादी, आप तो बाबा से मरते दम तक लड़ती रही। और अम्मा, अभी कुछ देर पहले ही पापा आपसे बोल रहे थे ना, जब से उनका ब्याह हुआ है खाना सोना हराम हो गया है, 30 साल से आपको झेल रहे हैं। और चाचा जी, आपकी और चाची के लड़ने की आवाज़ सुबह 4 बजे से ही आने लगती है। अब आप सब चाहते हैं कि मैं भी ब्याह कर लूँ, अपना सुख सुकून छोड़कर आप सब की तरह लड़ूँ। और क्या आप लोग ये रोज़ रोज़ पोता पोता लेकर बैठ जाते हैं? गांव से शहर आकर बस गए, पर सोच आप सबकी वही है पुरानी। अरे चुप कर तू। गांव हो या शहर, पोता सबको चाहिए। और एक बात, तुझे क्या पता तेरे बाबा मुझे कितना मानते थे? तू तो इतना सा था चुन्नी भर का, और जो कभी कभी मन मुटाव होता था वो ये तेरी माँ की वजह से। अम्मा जी, आप मुझे क्यों बीच में ला रही हैं? मेरी वजह से आपके और बाबूजी के बीच में मन मुटाव क्यों होता था भला? वो तो आप खुद ही करते थे। मैं तो जिस घड़ी से आपके घर में कदम रखी, कर करके आप लोगों की सेवा मेरी कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए, और आप है कि हाँ बढ़िया ही। कौन सी सेवा की बहुरिया, तुझे तो अपनी सहेलियों के संग सत्संग जाने से फुर्सत नहीं मिलती। सेवा क्या खाक की। तो कौन करता है अम्मा फिर? ओहो अम्मा और भौजी, अब आप दोनों लड़ने ना लगो। हम यहाँ अपने राजू के ब्याह की बात कर रहे हैं। देख लो चाचा, जब ये 2 जन है तो इतना क्लेश है, 3 जन हो जाएंगे तो क्या ही होगा। अरे क्या ही होगा, कौवा बरेड़ी पर से ना उतरेगा तो ना ही उतरे, पर मैं तेरी माँ की एक धौंस नहीं सुनूंगी। बस इसीलिए कहती हूँ, मेरी पोता बहू आ जाए तो 2 रोटियों के लिए तेरी अम्मा की ये भोर शाम की सुननी ना पड़े। देख राजू बेटा, शांति से सोच समझ, ब्याह तो बहुत ज़रूरी है। कल को तू बूढ़ा होगा तो तेरा और भौजी का ध्यान रखने के लिए बहू और बच्चे तो चाहिए ना। और तू समझ नहीं रहा,
जितनी देर होगी तेरी उम्र बढ़ेगी। 33 का तो तू हो गया है। 33 नहीं, 32 चाचा जी। अरे वही वही, तो तू जितना ज्यादा उम्र का हो जाएगा लड़की भी फिर उसी उम्र की मिलेगी और फिर बच्चे नहीं होंगे। और अगर गलती से हो भी गए तो तुझे पापा की जगह बाबा बाबा बोलेंगे। बेटा तू बात समझ, बड़े बुजुर्ग की बात मानी जाती है। मान जा छोरा, क्या पता मेरी ये बूढ़ी आंखें कब बंद हो जाए। सोचा था मरते मरते अपनी बहू पर पोते का मुंह देख लूंगी, पर लगता है ऐसे ही मरना होगा। यार आप लोग मरने मराने की बात ना करो। अब ठीक है चाचा जी, जैसा आप सबको ठीक लगे। मैं आज ही पंडित जी से बात करता हूँ, कुछ बहुत अच्छे रिश्ते हैं मेरे दिमाग में। हाँ देवर जी, रिश्ते देख लो, पर एक बात याद रखना, लड़की कम उम्र की होनी चाहिए, वरना फिर बच्चा नहीं होगा तो इलाज कराते घूमो। लाखों रुपए लगा दो फिर भी बच्चा ना हो, 4 गांव बेइज्जती हो और घर से पैसे जाए वो अलग। अरे भौजी आप चिंता ना करो, मैं ऐसा ही रिश्ता लाऊंगा। तो भाई इतने ड्रामे के बाद चाचा जी तो चल दिए रिश्ते ढूंढने। पूरा दिन उन्होंने इधर उधर फोन पर बातचीत करने में लगा दिया कि तभी एक फोन कॉल पर बात करते हुए वो खुशी से चहक पड़े। अरे वाह, अब बिल्कुल ऐसी तो लड़की चाहिए शादी के लिए। ऐसी ही क्या, यही चाहिए पंडित जी। आप तो कल इनके घर बात करके फटाफट लड़का लड़की के मिलने की मीटिंग सेट करा दो। क्या रिश्ता ढूंढा है पंडित जी आपने, दिल बाग बाग हो गया भाई। भवानी तेरा दिल बाग बाग हो गया तो मेरा भी कर देना। सगुन चाहिए जोड़ी मिलाई का, वो भी पूरे 5,000 का। अरे पंडित जी एक जबान, 2100 दूंगा रिश्ता मिलाए का। फेरे करवा दोगे तब 5100, पर पहले अब मीटिंग जल्दी से सेट करवा दो। ठीक है भवानी। अरे अम्मा, ओ अम्मा, भौजी कहाँ हो, जल्दी आओ। अरे क्या है, काहे चिल्ला रहा है छोटका? क्या हुआ देवर जी, काहे यूं चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे हैं? जल्दी मुंह मीठा कराइए, ये समझिए राजू का रिश्ता तय हो गया। क्या? पर कौन है? अरे अम्मा सुनोगे तो हैरान हो जाओगी। भौजी के गांव की है लड़की, सोनिया नाम है। ऐसी सुंदर गुणवती और तो और मात्र 23 साल की। अरे कहीं ये देवेंद्र की पोती तो नहीं है जो राजू को भैया भैया कहा करती थी? हाँ देवेंद्र जी की ही पोती है। ये लो, इसे कहते हैं बगल में छोरा पूरे गांव में ढिंडोरा। चाचा जी पर ये तो मुझे बचपन में भैया। अरे चुप कर, तेरी माँ का उनके खानदान से कोई खून का दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, दूसरे कुल की लड़की है। रही बात भैया कहने की, तो भाई इंसान कुछ तो कहेगा ना। हाँ ये भी है। मेरी बात हो गई है सब पंडित से, 1 आध दिन में हमारी मीटिंग हो जाएगी, फिर चट मंगनी पट ब्याह कर लेते हैं। हाँ छोटका कर ही ले, क्या पता मैं कब स्वर्ग सिधार जाऊं। अरे अम्मा, ऐसे शुभ मौके पर अशुभ बातें नहीं करते हैं। तो भाई फिर क्या था, सोनिया के घर वाले राजू के घर आ गए, बातचीत हुई, लेन देन फाइनल हुआ और फिर कुछ ही दिनों में बन गई सोनिया राजू की दुल्हनिया। पर किसे पता था भाई, बच्चा तो बहुत दूर। अब इस घर में असली ड्रामा शुरू हो जाएगा। शादी की पहली रात। अजी आप ये सब खिड़कियां क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि मुझे बिना खिड़की बंद किए नींद नहीं आती। पर मुझे खिड़की खोल के ही सोना अच्छा लगता है। देखिए ना, चांद कितना सुंदर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बस मुझे ही निहार रहा है। और ये ठंडी हवाएं, ऐसे लग रहा है कुछ कह रही हो मुझसे। बाहर सब कुछ कितना प्यारा एहसास है ना। ये सब क्या है मैडम, यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है? और खिड़की तो बंद होगी, वरना बाहर से डेंगू के मच्छर आकर ऐसा डंक मारेंगे कि शरीर में खून चढ़ा पार पड़ेगी। नहीं जी, खिड़की बंद नहीं होगी। तो ठीक है, तुम सो जाओ खिड़की खुली रख के, मैं गेस्ट रूम में सो जाता हूँ। राजू चद्दर लेकर बाहर चला जाता है। ये लो भाई, हमारी सोनिया और राजू तो शादी के पहली रात ही लड़ लिए, तो भाई अब बच्चा कैसे होगा? बच्चा तो छोड़िए, तमाशा तो अब शुरू हुआ है। अरे छुटकी बहुरिया, अरे छुटकी बहुरिया, सुनती हो क्या? जरा मेरे पास तो आना। हे भगवान, अभी तो 7 ही बजे हैं। ये दादी जी क्यों चिल्ला रही है? रात में इन्होंने लड़ाई कर ली, अब दादी। आती हो दादी। फिर क्या, सोनिया नहा धोकर झट से दादी के पास पहुंच गई, उनके पैर छुए। दूध ना पुतो फलो बहुरिया, अच्छे से सोई ना? हाँ दादी। अजी अब तैयार हो गए?
कहाँ जा रहे इतनी सुबह सुबह? ऑफिस जा रहा हूँ। और ऑफिस सुबह सुबह ही जाते हैं। आज कोई शादी के दूसरे दिन ऑफिस जाता है क्या? हमें तो हनीमून पर चलना चाहिए। अरे ये क्या होता है बहुरिया? अरे कुछ नहीं अम्मा, इसमें बस पति पत्नी साथ में कहीं घूमने जाते हैं और अकेले में समय बिताते हैं। अरे वाह, ये हनीमून तो बहुत बढ़िया है। जब बहुरिया और राजू अकेले साथ में रहेंगे तो एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताएंगे तो परपोता भी जल्दी आएगा। क्या हनीमून? क्या बकवास कर रही हो? मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए, और तुम ये सब बकवास लेकर बैठ गई। अरे चुप कर तू राजू, वरना एक तमाचा लगाऊंगी। सही तो कह रही है बहुरिया, शादी को एक ही तो दिन हुआ है, जा रहा है फिर उस टीवी में आग गड़ाने। ये नहीं कि बहुरिया के साथ कहीं घूम फिर आए। दादी टीवी नहीं कंप्यूटर। अरे चुप कर, वही वही बढ़ाया। अब जाइए ले पैसे और नैनीताल चला जा। मैं कहीं नहीं जा रहा दादी, मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है। देखा दादी, ये मेरी कोई बात नहीं सुनते। मेरी जिन भी सहेलियों की शादी हुई सब हनीमून पर गई और सबने पोस्ट वेडिंग फोटोशूट भी कराया। हे भगवान, ये अलग ही बवाल है। ऑफिस ही चला जाता हूँ, वरना कहीं दादी इसके आंसू से पिघल गई तो समझो बेड़ा कर। तो भाई हमारी सोनिया तो पूरा दिन दुखी रही, पर फिर भी वो राजू का ऑफिस से आने का वेट कर रही थी। आप आ गए? तुम्हें क्या दिख रहा है? आ गया हूं ना। मैं क्या कह रही थी, हम हनीमून पर तो गए नहीं, तो चलिए ना कम से कम सिनेमा दिखाते हैं। मुझे ना सिनेमा देखने का बहुत शौक है, और साथ में डिनर कर लेंगे, वो भी चाइनीज। सिनेमा तो चल लेते हैं, पर अभी रात बहुत हो गई है और मैं बहुत थक गया हूँ। आज ऑफिस में काम भी बहुत ज़्यादा था, और खाने का ये है कि तुम्हें जो खाना है वो मैं ऑर्डर कर देता हूँ। बाकी मैं तो बाहर का कुछ खाता नहीं, मुझे नुकसान करता है। क्या ऑर्डर कर देंगे? मुझे वहीं रेस्टोरेंट में जाकर खाना है। मेरी सारी सहेलियां रेस्टोरेंट जाती हैं और पिज्ज़ा खाते हुए खूब अच्छी अच्छी फोटोज इंस्टाग्राम पर डालती हैं। सोनिया सच में मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे बस की नहीं है कहीं जाने की। टाइम देखो 10 बज रहे हैं। एक काम करो, सो जाओ, कल कोशिश करता हूँ। राजू ने डाला सिर पर कंबल और खराटे मारकर सोने लगा। बेचारी दुखी सोनिया अपनी सहेलियों की इंस्टाग्राम पर रेस्टोरेंट वाली फोटोज देखते देखते सो गई। अगली दोपहर। दादी ये देखो ना, मैं कौन सी साड़ी पहनूं, पीली या लाल? अरे कोई भी पहन ले, तुझ पर तो हर रंग फपता है बहुरिया। वैसे अभी तैयार हो रही है, कहीं जा रही है क्या? दादी वो ये ना आज मुझे सिनेमा दिखाने ले जाएंगी, इसी के लिए तैयार हो रही हूँ। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलो उस खड़ूस को थोड़ी अकल तो आई कि बीवी के साथ कैसे रहते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। मैचिंग ज्वेलरी, साड़ी, मेकअप ये सब करते करते शाम हो गई। सोनिया की नज़र बार बार दरवाजे पर जाती। इंतज़ार करते करते वो थक गई और राजू आया रात के 11 बजे। अरे तुम तैयार हो? माफ़ करना, आज बहुत काम था, एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी। बहाने मत बनाइए, अब जानबूझकर नहीं आए। आपको मेरी खुशी की कोई परवाह नहीं है? अरे मैंने बहुत कोशिश की ऑफिस से निकलने की, पर नहीं निकल पाया। ऑफिस ऑफिस ऑफिस, आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, तो फिर शादी क्यों की? आपसे शादी करने से अच्छा रहता कि मैं कुंवारी रहती। शादी की नहीं है, घर वालों ने कराई है, और कह रहा हूं ना कल पक्का चलेंगे। सोनिया आज फिर रोते रोते सो गई। ये अक्सर होता है, जब सोनिया कुछ कहती तो राजू उसकी वो इच्छा पूरी ना कर पाता। ऐसे करते करते 9 महीने बीत गए। दोनों रोज किसी न किसी बात को लेकर एक दूसरे पर भड़क जाते। एक सुबह, हे राम कुसुमा, अब तो तुम मुझे सल्फास की गोली दे दे ताकि मैं खाकर मर जाऊं। अरे क्या हुआ अम्मा, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? और गोली तो मैं दे दूं, पर हुआ क्या है ये तो बताओ। तेरा बस चलता तो तुम मुझे 30 साल पहले ही जहर दे देते और कहती क्या हुआ, वो अपने मोहल्ले का सिंटू है ना, ओ मेरी चचेरी बुआ की बहू, इन सब का ब्याह हमारे राजू के साथ ही हुआ था। इन सब की औरतों के पाँव भारी हो गए, पर जाने हमारे घर खुशखबरी कब आएगी। दादी इनकी हरकतें जैसी है, लगता है कभी नहीं आएगी। जब देखो तब लड़ते रहते हैं। क्या रे बिटवा,
क्या सुन रही हूँ मैं ये सब? अरे दादी, ये रोज कहीं ना कहीं जाने की जिद करती रहती है। अब मैं काम करूं या 24 घंटे घुमाऊं, ये समझती नहीं है। दादी ये झूठ बोल रहे हैं। ऑफिस सुबह 10 से 7 का होता है, पर ये घर आकर भी 12 बजे तक लैपटॉप में घुसे रहते हैं। गुस्सा नहीं रहता हूँ, काम करता हूँ। दोनों की लड़ाई चल रही थी, तभी सोनिया का फोन बजा। सास कुसुमा को लगा चलो फोन आया तो ये लड़ाई बंद हो जाएगी, पर किसे पता था ये एक नए कलेश की घंटी थी। कैसी है तू सपना? मैं ठीक हूँ। मैं तुझसे ये कह रही थी कि परसों मेरी शादी है, डेस्टिनेशन वेडिंग कर रही हूँ शिमला से। वो क्या है ना, तेरे होने वाले जीजा जी इन सब की बहुत शौकीन है तो तू और राजू जीजा दोनों आ जाना, बहुत मज़ा आएगा यार। अपनी सारी सहेलियाँ आ रही हैं। अरे पर ऐसे इतनी जल्दी कैसे? अरे यार वो कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से सब सडनली प्लान हुआ। इससे पहले हम प्री वेडिंग शूट में बिजी थे। खैर ठीक है, मैं तेरा इंतज़ार करूँगी। एड्रेस और कार्ड मैसेज कर रही हूँ। चल बाय, शादी में मिलते हैं। फोन कटते ही जैसे ही सोनिया कुछ कहती राजू गायब हो गया। पर आखिर कब तक? सोनिया ने तो शाम तक सारे बैग भी पैक कर लिए शिमला की सवारी के। वो पूरा दिन इन्हीं सब में बिजी रही। ये सब क्या है? इतने बैग पैक क्यों किए? मायके जा रही हो क्या? जी नहीं, हम जा रहे हैं, वो भी शिमला। क्या मजाक है? आपने सुबह सुना था ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है परसों, तो दादी ने कहा कि हम कल सुबह ही निकल रहे हैं शिमला के लिए। इतनी जल्दी यार, मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, मैं कैसे चलूं? तुम एक काम करो, तुम चली जाओ, मैं तुम्हें भिजवा दूंगा। नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। सब सहेलियां अपने पतियों के साथ आएगी, और वैसे भी हम कहीं घूमने भी नहीं गए, इसी बहाने घूम लेंगे। आप ना बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। क्या यार, घूमना, ठंड है, ऊपर से मुझे इतनी जल्दी ऑफिस में छुट्टी भी नहीं मिल पाएगी। प्राइवेट नौकरी है, मनमानी नहीं चलती, समझा करो। मुझे कुछ नहीं समझना, हम चल रहे हैं मतलब चल रहे हैं। अरे कहाँ से चलूं जब छुट्टी नहीं है? महीने में 2 मिलती है, उसमें भी तुम मायके चल देती हो। एक तो आप खुद कहीं ले नहीं जाते, भतीजे के बर्थडे पर मायके क्या चल दिए, उसका भी एहसान। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। खाना लगा दो, भूख लगी है। हाँ, जब से आपसे शादी की है तब से बस सुबह से शाम खाना लगाने में ही ये लो, लगा दिया, खा लो। ये क्या है? फ्राइड मोमोज और नूडल्स। हे भगवान, तुम्हें पता है ना मैं बाहर का नहीं खाता हूँ। तो ये बाहर का कहाँ है, घर का है। मैंने इतने प्यार से आपके लिए बनाया है। सोनिया, मैं पूरा दिन ऑफिस में बैठा रहता हूँ, ये सब खाकर मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। एक दिन खा लेने से कुछ नहीं होता, खा लीजिए। नहीं खाना मुझे सिंपल हरी सब्जियां, दाल चावल रोटी चाहिए। आया समझ में? नहीं, नहीं बना सकती मैं रोज रोज घास फूस। हटाओ इसे, मुझे नहीं खाना ये कचड़ा। नहीं खाना तो ये लो। इतना कहकर सोनिया ने गुस्से में खाने की प्लेट पटक दी। और फिर क्या भाई, उनका झगड़ा तो और बढ़ गया। लड़ने की तेज तेज आवाजें सुनकर सारे घर वाले वहीं आ गए। अरे क्या हो गया, क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों कुत्तों की तरह? माँ जी, एक तो ये मेरी कोई बात नहीं सुनते, ऊपर से हर बात में लड़ते हैं। क्या है राजू, बहू ये सब क्या कह रही है? इसका भी आप लोगों की तरह दिमाग खराब हो गया है। हर बात में बच्चों की तरह जिद करती है। कभी घुमाने ले चलो, कभी सिनेमा ले चलो, कभी फोटो खिंचाओ, कभी नूडल्स खा लो, कभी ऐसे प्यार करो, कभी वैसे प्यार करो। अरे भाई, मैं इंसान हूँ, रोबोट नहीं हूँ। मैं नहीं रह सकता अब इसके साथ। तो क्या गलत कहती हूँ माँ जी? सबके पति अपनी पत्नियों के लिए ये सब करते हैं, और इतना सुनाने की जरूरत नहीं है। मैं भी नहीं रह सकती आपके साथ। तुम्हारे साथ जिनकी जिनकी शादी हुई उन सबके बच्चे तक हो गए, और तुम लोग अभी तक ऐसे ही झगड़ रहे हो। बेटा, अब तुम दोनों पति पत्नी हो, आपस में समझ बिठा के एक साथ अच्छे से रहो, देखो सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, अम्मा, ये बच्चा बच्चा बच्चा, ये सब आप ही का करा धरा है। यहाँ मेरा जीवन बर्बाद हो गया है, सोना खाना हराम हो गया, और आपको बस बच्चा मिल गया। बच्चा ले लो। अरे माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? अचार डाल रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? इसमें इतना हैरान होने जैसी क्या बात है? मैं ये कह रही हूँ कि अचार डाल रही हैं वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन ये आम काटने के बाद उसे कढ़ाई में डालकर फ्राई क्यों कर रही हैं? तेरी शादी को 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक ये बात तेरे दिमाग में नहीं बैठी कि हमारे यहाँ बिना फ्राई किए हुए कुछ भी नहीं बनता। कच्ची सब्जियाँ नहीं खाते हम लोग। माँ जी, आप कच्ची सब्जी नहीं खाते ये तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन अचार फ्राई करके कौन बनाता है? अरे खराब हो जाएगा, उसका टेस्ट भी खत्म हो जाएगा। तो तेरे कहने का मतलब है कि मैं कच्चे आम का अचार डालूं? हाँ बिल्कुल माँ जी, कच्चे आम का ही अचार डलता है। किसने कह दिया आपसे कि अचार डालने के लिए आम को फ्राई किया जाता है?
मुझे अचार से एलर्जी है, इसलिए इतने सालों से हमारे घर कभी अचार आया ही नहीं। लेकिन उस दिन तेरे मायके से सब लोग डिनर पर आए थे ना, तो सब बार बार अचार के बारे में पूछ रहे थे। उस दिन मुझे बड़ा खराब लगा। इतनी तरह का खाना बनवाया मैंने और एक अचार के चक्कर में सारा मज़ा किरकिरा हो गया। बस उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं भी अचार बनाकर घर में रखूंगी, ताकि कोई मेहमान आए तो उसके सामने ये ना कहना पड़े कि हमारे घर में तो अचार है ही नहीं। वो सब तो ठीक है माँ जी, अच्छी बात है आपने मेरे मायके वालों का इतना ख्याल किया। लेकिन अगर आपको अचार बनाना नहीं आता तो किसी से सलाह ही ले ली होती। बात तो वैसे बहू तेरी ठीक है। अब तो मैंने सोच लिया है कि मैं अब बिल्कुल अलग तरह का अचार बनाऊंगी। ऐसा अचार जिसे खाकर सिर्फ स्वाद नहीं मिलेगा बल्कि सेहत में भी सुधार आएगा। हम भी देखते हैं कैसा अचार बनाती है सासू माँ। सास को समझाने के बाद बहू चांदनी अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। वहीं दूसरी ओर सास अपना स्पेशल रेसिपी वाला अचार बनाने में लग जाती है। शाम को, माँ जी आज तो आप पूरा दिन इस अचार में ही लगी रही, आपका अचार बनकर तैयार हुआ कि नहीं? अरे कैसे तैयार नहीं होगा, देखो एकदम स्पेशल अचार बनाया है मैंने। माँ जी ये अचार कैसा है, इतना काला? अरे अचार बनाते समय इसमें काली स्याही मिला दी थी क्या? खबरदार जो मेरे हाथ के बने अचार के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोला तो। अरे बहुत मेहनत से जड़ी बूटियां मिलाकर अचार बनाया है मैंने। कुछ भी बोलने से पहले चख कर देख, तब तुझे पता चलेगा अचार क्या चीज़ होती है। तेरे मायके वाले उस दिन बहुत अचार अचार चिल्ला रहे थे ना। बुला ले अपने भाई को, सबसे पहले मैं 2 डब्बा भर के अचार तेरे मायके भिजवाऊंगी। उन्हें भी तो पता चले हमारे यहाँ ऐसा वैसा अचार नहीं डलता। ईटावा की हूँ मैं, कोई छोटी बात है क्या? आप तो ऐसे कह रही हैं माँ जी जैसे इटावा लायन सफारी के लिए नहीं बल्कि आपके अचार के लिए फेमस हो। वो दिन भी आएगा बहू जब इटावा तेरी सास के अचार के नाम से जाना जाएगा। अरे बहू कहाँ हो भाई, तुम दोनों सास बहू आज कहीं नजर नहीं आ रही। इधर आइए बाबूजी, पीछे आंगन में माँ जी अचार बना रही है, मैं उन्हीं के पास खड़ी हूँ। आप भी आकर देखिए माँ जी के नए आविष्कार को। आपको पता है माँ जी ने काला कच्चा अचार का आविष्कार किया है। आप ही बताइए, आपने आज से पहले कभी खाया है कि काला कच्चा अचार? काला कच्चा अचार, ये क्या भला है भाई? हमने तो आज से पहले कभी नाम भी नहीं सुना कि ऐसा कोई अचार भी होता है। आम, नींबू, गोभी, गाजर, कटहल उनके अचार सुने थे, लेकिन रंगों के हिसाब से भी अचार मिलते हैं, ये पहली बार सुन रहे हम। लो जी, अगर ऐसी बात है ना तो सबसे पहले अब आप ही चक्कर बताओ। वाह वाह कहते थकोगे नहीं आप। पत्नी के कहने पर ससुर दीनानाथ अचार का एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में रख लेते हैं। पहला टुकड़ा खाती ही मानो उसके दोनों कानों से धुएं निकल जाते हैं। ये क्या बना दिया? मैं कहता हूँ टीटू की अम्मा, ये क्या क्या करते रहती हो तुम भी? पति के मुंह से इतना सुनते ही सावित्री आंखें निकालकर अपने पति को घूरने लगती है। क्या कहा आपने? कुछ कमी है क्या मेरे अचार में जो आप ऐसा बोल रहे हैं? आप लोगों की ही हरकतों की वजह से मेरा कोई नया काम करने का मन नहीं करता। अरे किसी की मेहनत नहीं देख सकते आप लोग, सिर्फ कटाक्ष करना आता है। तुम तो बहुत बहुत पर बिल्कुल म्यान से बाहर निकल जाती हो, पूरी बात तो सुन लो। मैं तो ये कह रहा था कि कहाँ से लाती हो भाई तुम ऐसे नुस्खे जिसे खाकर बस दिल करता है एक के बाद एक खाते ही जाए। अरे भैया अचार कोई सेहत के लिए अच्छा थोड़ी ना होता है। अब तुम इतना स्वादिष्ट अचार बनाओगी तो हम तो एक ही दिन में पूरा डब्बा खा जाएंगे, फिर हमारी सेहत खराब होगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताओ? क्या आप भी ना, बुढ़ापा आ गया लेकिन आपकी ये मेरी चमचागिरी करने की आदत नहीं गई। और एक बात बताऊं आपको, मैं जानती थी मेरे हाथ का अचार खाने के बाद ना खुद पर काबू नहीं कर पाएंगे आप, इसीलिए मैंने अचार में ऐसी कोई चीज़ डाली ही नहीं जो सेहत खराब करे। ज़्यादा तेल मसाला खाना नुकसानदायक होता है, इसलिए मैंने इस अचार में तेल मसाला नहीं डाला। इतना ही नहीं, मेरे अचार को खाने से जोड़ों का दर्द, सर दर्द और भी तमाम तरह की बीमारियों में आराम मिलता है। अरे मैं तो कह रहा हूँ जब तुमने इतना स्पेशल अचार बना ही लिया है तो क्या ज़रूरत है इसे किसी को भी चखाने की? तुम तो इसे तिजोरी में संभाल कर रखो भाई। कैसी बात करते हो आप? अरे भाई अगर मेरा अचार खाकर किसी के दुख दर्द दूर हो जाए, किसी के खाने में स्वाद आ जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। सुन बहू, मैंने अपनी सारी सहेलियों को फ़ोन करके बोल दिया है कि इस बार की किटी मेरे घर पर ही होगी। और सुन, तू ना बाजार जाकर 1-1 किलो के 10 डब्बे लेकर आ और सब में अचार पैक कर दे। मेरी जितनी भी सहेलियां घर पर आएंगी ना, सबको रिटर्न गिफ्ट में अपना काला कच्चा अचार दूंगी मैं।
फिर देखना मेरा अचार का फ़ायदा भी पहुंचेगा लोगों तक और इसी बहाने मेरा नाम भी हो जाएगा। आप बता बहू कैसी रही? ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। अब इस अचार को छोड़ो भाग्यवान, इसी बात पर अपने हाथ की एक कप बढ़िया सी चाय पिला दो। क्या जी आप भी, घर में बहू है चाय बनाने के लिए, मुझे क्यों कहते हैं? बहू जा अपने पापा जी के लिए एक कप बढ़िया सी चाय बना दे। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, हमने कहा ना चाय तो हमें तुम्हारे हाथ की ही पीनी है। और सुनो, जब बना ही रही हो ना तो बहू के लिए भी बना कर लाना, सब लोग साथ में बैठकर चाय का आनंद लेंगे। पति के कहने पर सावित्री रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। बहू एक बात बता, तूने अपनी सास के हाथ का अचार चखा? नहीं नहीं बाबूजी, अभी तो मैंने नहीं चखा। क्या बात हो गई? अरे बेटा, बड़ा जहरीला अचार बनाया है तेरी सास ने। जो इसे खाएगा सीधा या तो ऊपर पहुंच जाएगा या बेहोश हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? इतना भयंकर बन गया है क्या माँ जी का अचार? अरे बेटा कुछ पूछ मत, पता नहीं क्या क्या डाल दिया है इसके अंदर, बिल्कुल जहर हो रखा है। एक टुकड़ा खाने के बाद ही मुझे तो चक्कर से आने लगे। लेकिन बाबूजी, आप तो अभी माँ जी के अचार की मुंह भर भर के तारीफ कर रहे थे, वो सब क्या था? अरे बेटा तुझे तो पता है, बात बात पर तेरी सास मुंह फुला कर बैठ जाती है। 4 दिन खुद खाना नहीं खाती, 8 दिनों तक जानबूझकर मेरी सब्जी भाजी में मिर्च झोंक देती है। अब इस बुढ़ापे में तेरी सास के नखरे उठाने की मेरे में तो ताकत नहीं बची। अब बेटा तू ही संभाल। बाबूजी मैं क्या कर सकती हूँ? मुझसे तो 10 डब्बे मंगवाए माँ जी ने, 1-1 किलो के। 2 दिन बाद किटी है ना, 2 दिन के अंदर ये अचार पूरे मोहल्ले में घर घर बट चुका होगा और उसके बाद पूरा मोहल्ला मिलकर हमें गालियाँ दे रहा होगा। अरे इसी बात की तो मुझे भी चिंता है बेटा, लेकिन क्या करें। क्या कहते हैं बाबूजी, फ़ोन करके सबको आने के लिए मना कर दूं क्या? नहीं बेटा, जब फ़ोन करना ही है तो मेरे पास एक आइडिया है। 2 दिन बाद सावित्री की सहेलियां किटी मनाने के लिए उसके घर पहुंच चुकी थी। क्या बात है सावित्री, पिछले 6 महीने से तेरे पीछे पड़े थे हम लोग कि तू किटी अपने घर करवा ले, लेकिन तू टस से मस होने को तैयार नहीं थी और अब अचानक से सबका स्वागत करने के लिए तैयार हो गई। कोई खास बात है क्या? खास बात तो है, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं बताने वाली। पार्टी खत्म हो जाने दो, उसके बाद सबके लिए एक सरप्राइज है। सावित्री की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए थे। थोड़ी देर में किटी खत्म हो गई थी। अरे साक्षी बहू, जरा सबके लिए गिफ्ट तो लेकर आओ। सावित्री की आवाज लगाने पर बहू साक्षी सबके लिए गिफ्ट लाकर उनके हाथ में थमा देती है। अरे भाई क्या बात है, पैकिंग तो बड़ी अच्छी लग रही है। क्या मंगवा दिया गिफ्ट में? देखो बहन जी, बाजार में बिकने वाला सामान तो हर कोई खरीद लेता है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए गिफ्ट में ऐसी चीज़ दी है जिसका कोई मोल नहीं है। बड़े प्यार से अपने हाथों से सबके लिए बनाया है मैंने। इसे बनाने में मैंने एकदम स्पेशल रेसिपी का यूज़ किया है। आप लोग ले जाइए और घर जाकर खुद भी खाइए और अपने परिवार को भी खिलाइए, फिर इसका रिव्यू दीजिएगा आप मुझे। मेहमानों के जाने के बाद माँ जी, मैं क्या कह रही थी, आप अपने हाथ का बना हुआ अचार सबको बांट रही हैं, एक बार खुद खाकर देख लीजिए ना कैसा बना है। हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि हम जो खाना सबको खिला रहे हैं वो कैसा बना है। अरे बेटा, मैं तो कब का खा कर देख लेती, लेकिन तुझे पता है ना, खट्टा खाने से मुझे एलर्जी हो जाती है पूरी बॉडी में। तभी तो पिछले 20 सालों से अचार चखा भी नहीं है मैंने। अब तो जुबान से अचार का स्वाद एकदम ही उतर गया है। किटी में आई हुई किसी भी औरत ने अभी तक फ़ोन करके मुझसे मेरे अचार के बारे में तारीफ नहीं करी। मैं सोच रही हूँ मैं ही फ़ोन करके पता कर लेती हूँ, आखिर उन्हें मेरे हाथ का काला कच्चा अचार कैसा लगा। बाबूजी, माँ जी अपनी सहेलियों को फ़ोन करके अचार के बारे में पूछने जा रही हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? अरे बेटा, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम जो कर सकते थे हमने कर दिया, अब तो भगवान ही मालिक है। सावित्री अपनी सहेली मीनाक्षी को फ़ोन करती है। मीनाक्षी बहन, भाई हमने बड़े प्यार से अचार बना कर दिया था आपको। आपने तो एक बार भी फ़ोन करके बताया नहीं कि आप लोगों को अचार कैसा लगा। मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ, कोई तो फ़ोन करके बताएगा कि मेरे हाथ का अचार पसंद आया कि नहीं उन्हें। अरे नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है, हमने अभी अचार चखा नहीं है। भाई आपके घर से आए और आकर तोहफा सीधा रसोई में रख दिया, खोल कर नहीं देखा। अब आप इतने प्यार से कह रही हैं तो मैं भी टेस्ट करके बताती हूँ आपको। बेचारी सावित्री एक एक करके अपनी कई सारी सहेलियों को फ़ोन लगाती है, लेकिन हर बार उसे यही जवाब मिलता है कि अभी तो किसी ने अचार को टेस्ट ही नहीं किया।
वो तो भला हो भाई साहब का जो उन्होंने फ़ोन करके अचार के बारे में हमें सब बता दिया था, वरना गलती से अगर वो अचार खा लिया होता हमने तो पता नहीं क्या होता। बहू देख ज़रा मेरी सहेली की यहाँ से कल जो डब्बा आया था वो लेकर आ। सास के कहने पर बहू मीनाक्षी के सामने लाकर वो डब्बा रख देती है। ऐसा कर बहू, ये अचार ना तो घर के बाहर डाल दे, कुत्ते खा लेंगे। मुझ में तो भाई इतनी ताकत नहीं कि मैं ये अचार खा सकूं। सास के कहने पर मीनाक्षी की बहू कुत्तों के सामने ले जाकर अचार का डब्बा पलट देती है। लेकिन ये क्या कुत्ता भी अचार को सूंघकर दुम दबाकर वहां से भाग लेता है। माँ जी, कुत्ते ने भी आपकी सहेली के हाथ का अचार खाने से इनकार कर दिया। अरे मुंह तक नहीं लगाया उसने, सूंघकर ही भाग खड़ा हुआ। बेटा ऐसे घर के बाहर पड़ा रहेगा अचार, वो भी तो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा कर वो अचार उठाकर गाय को डाल दे, गाय तो खा ही लेगी। लेकिन ये क्या, गाय भी सावित्री के हाथ का अचार खाने से इनकार कर देती है और सूंघकर दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है। देख रही है माँ जी आप, जानवरों में भी कितना दिमाग होता है। अरे आपकी सहेली का अचार सुनकर तो गाय ने भी मुंह मोड़ लिया। मैं तो आपको सलाह दे रही हूँ माँ जी, जिस अचार को खाने की जहमत जानवर नहीं उठा पाए, आप तो भूलकर भी मत चख लेना उसे। सारी सहेलियां सावित्री का सामना करने से बच रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो सावित्री के मुंह पर ही उसके अचार की असलियत बताकर बेइज्जत करे। लेकिन सावित्री ऐसे कहाँ मानने वाली थी। बेटा ऐसा कर, रविवार को अपनी माँ को बुला ले। माँ जी क्या जरूरत है अपना खर्च बढ़ाने की। अरे बेटा वो हमारे रिश्तेदार है, उनको अचार देने में अब क्या हम पहले खर्च के बारे में सोचेंगे। उन्होंने अपनी बेटी दे दी हमें और तू एक अचार के लिए ऐसी बात कर रही है। सासू माँ की फरमान को टालने की हिम्मत बेचारी बहू में थी नहीं, इसलिए वो अपनी माँ को खाने पर बुला लेती है। बहू, समधन जी का खाना पीना हो गया, अब जल्दी से जाकर अपनी मम्मी को अचार का डब्बा पकड़ा। और समधन जी, आप ये अचार खाने के बाद फ़ोन करके बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरे हाथ का ये स्पेशल अचार कैसा लगा। मम्मी के जाने के बाद। अरे मम्मी, घर पहुंच गए क्या आप लोग? हाँ बेटा, पहुंच गए। मम्मी एक बात ध्यान से सुन लो, जो अचार मेरी सास ने दिया है ना, भूलकर भी मत खा लेना उसे। क्यों बेटा, ऐसा क्या है उसमें? तेरी सास ने जहर मिलाया है क्या उसमें? कुछ ऐसा ही समझ लो मम्मी, समझाना मेरा फ़र्ज़ था, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी। बाद में मत कहना कि मैंने अपना बेटी होने का फ़र्ज़ नहीं निभाया। फ़ोन रखने के बाद। साक्षी को भी पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है। इतने प्यार से समधन जी ने अचार बनाकर दिया है और ये नालायक कह रही है कि मैं उनके हाथ का बना अचार ना खाऊं। क्यों भाई, हम तो ज़रूर खाएंगे समधन जी के हाथ का बना अचार। ज़रूर सास बहू में लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, जो अपने झगड़े में ये मुझे घसीट रही है। मैं उनमें से नहीं जो बेटी के ससुराल के झगड़े को अपने घर में लेकर आऊँ। मैं तो ज़रूर खाऊंगी वो अचार। बेटी के समझाने के बाद भी साक्षी की माँ अचार का एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डाल लेती है। 2 मिनट बाद साक्षी की माँ नाली पर बैठी हुई उल्टियां कर रही थी। भगवान, ये अचार ऐसा लग रहा है जैसे जहर में मसाले डालकर किसी ने सुंदर से डब्बे में पैक करके भिजवा दिया। पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली है समधन जी ने। एक एक करके सावित्री ने लगभग सभी रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र सबके यहाँ पर अपने हाथ का अचार भिजवाकर अपनी थू थू करवा ली थी। एक दिन की बात है, भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी, जहाँ पर आस पड़ोस की काफ़ी सारी औरतें जमा थीं। सावित्री अभी तक कथा में पहुंची नहीं थी, तभी औरतें वहां पर सावित्री के बने अचार की बातें करने लगती है। अरे बहन जी, एक बात बताइए, इस सावित्री बहन ने जो अचार के नाम पर विस्फोटक सामान भिजवाया है, क्या कर रही है आप उसका? सबसे पहले आप ये बताइए, आपने खा तो नहीं लिया गलती से? 2 दिन तक ऐसा मुंह का स्वाद उतरा मेरा कि कुछ खाया ही नहीं गया। अचार के नाम पर पता नहीं क्या बनाती है ये सावित्री बहन, भगवान ही मालिक है इनका। तो आप विश्वास नहीं करेंगी बहन जी, मैंने तो ये अचार कुत्ते के आगे डाला तो कुत्ते ने भी खाने से मना कर दिया। अरे अगर भाई साहब का ख्याल ना होता ना, तो मैं तो ऐसे ही सुनाती सावित्री बहन को कि उन्हें छट्टी का दूध याद आ जाता। लेकिन भाई साहब की बात भी उनकी जगह ठीक है। कड़वी बात कहने से किसी का भला तो होता नहीं, बिना बात उनका दिल दुखेगा। बस इसीलिए हमने भी सोचा कि जाने देते हैं। सावित्री ने जब औरतों को बातें करते हुए सुना तो उसके तो होश ही उड़ गए। इसका मतलब ये सब मेरे हाथ के अचार की बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ये तो मेरे हाथ के अचार की इतनी तारीफ कर रहे थे और ये औरतें इस तरह से मजाक उड़ा रही हैं।
लगता है आज मुझे खुद ही जाकर चखना पड़ेगा अपना अचार। एलर्जी वेलर्जी से तो बाद में निपटूंगी, पहले इन औरतों से निपट लेती हूँ। सावित्री उल्टे पैर कथा में से वापस अपने घर की तरफ निकल जाती है और डिब्बे में से एक टुकड़ा अचार अपने मुंह में डालती है तो अचार के भद्दे स्वाद के कारण वो उसके मुंह से बाहर निकल जाता है। इतना गंदा अचार बनाया है मैंने, और ये इसकी मुंह भर भर के तारीफ कर रहे थे। आज तो मैं इन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। सावित्री गुस्से में अपने पति के पास पहुंच जाती है। क्यों जी, क्या कहा था आपने? मेरे हाथ का अचार इतना स्वादिष्ट है कि आप एक बार में पूरा डब्बा चट कर सकते हैं, यही कहा था ना आपने? हाँ हाँ भाग्यवान, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलने लगा? तुम्हें यकीन नहीं है क्या? ठीक है, ये लो, ये डब्बा पूरा नहीं, बस 4-5 टुकड़े खाकर दिखा दो। बेचारे बाबूजी 2 टुकड़े तो किसी तरह खाते हैं और तीसरा टुकड़ा खाते ही वो उनके मुंह से बाहर निकल जाता है। वो बुरी तरह खांसने लगते हैं। और कुछ कहना है क्या आपको? अरे भाग्यवान, हमने तो जो भी किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। देखो, मैं और बहू नहीं चाहते थे कि तुम्हारा दिल दुखे। अब तुमने तो इतने प्यार से मेहनत करके सबके लिए अचार बनाया। अरे कोई बात नहीं सावित्री, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अपनी सहानुभूति अपने पास रखिए आप। सारी दुनिया में इज्जत का कबाड़ा करवा कर रख दिया आपने। इससे तो अच्छा होता कि आप मेरे मुंह पर बेइज्जती कर देते। कम से कम लोग मेरे बारे में बात करके मुंह दबाकर हंस तो नहीं रहे होते। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा आप लोगों ने मुझे। आप तो मुझसे बात ही मत करिएगा आज के बाद। मम्मी आज खाने में क्या बना है? बड़े ही जोरों की भूख लगी है। और ये मत कह देना दाल रोटी बनी है। तो और क्या बनेगा बेटा, तू ही बता जरा। बिना कमाल कर दी हो मम्मी यार। तभी रमेश जी वहां आते हैं। वैसे हमारी बिटिया कोई गलत बात के लिए नहीं रो रही है। अब जब हम ही खुद रो रो कर परेशान हो चुके हैं, लेकिन इस घर की वही कहानी, ढाक के 3 पात। अरे दाल चावल रोटी के अलावा भी 50 आइटम होते हैं बनाने के लिए, लेकिन नहीं, क्या मजाल मिश्रा परिवार का मेन्यू जरा सा भी इधर का उधर हिल जाए। ये है आगरा के मिश्रा जी का परिवार। परिवार में रमेश जी और रति जी के अलावा उनके 2 बच्चे और बहू हैं। अभी तक तो रति जी ही परिवार को अच्छे से संभाल रही थी, लेकिन बीते कुछ दिनों से सर्वाइकल और माइग्रेन के चलते उन्होंने किचन में जाना लगभग बंद सा ही कर दिया है। और फिर घर में बहू के आ जाने के बाद तो सास वैसे ही अब क्या ही कहें, आप सब भी कोई कम समझदार नहीं है। अब आज सब फिर से शाम के समय खाने के टेबल पर बैठे हुए हैं और इंतजार है गर्मा गर्म खाने का। और बहू रिद्धि खाना बनाकर टेबल पर परोस रही है। लीजिए सब लोग, खाना स्टार्ट कीजिए। आज तो बड़े जोरों की भूख लगी है यार रिद्धि। क्या आज तूने ठीक से दोपहर में ऑफिस में लंच नहीं किया था क्या बेटा? अरे मम्मी, लंच तो किया था लेकिन मेरा पेट नहीं भरा था, वही दाल रोटी देखकर। अरे तो अभी कौन से 56 भोग बन गए? लो जी, अभी देख लो। और ऐसा कहते हुए रमेश जी रिद्धि के द्वारा लगाए गए खाने पर से प्लेट्स हटाते हैं। लीजिए प्रभु जी, ग्रहण कीजिए आज के 56 भोग। बहू फिर से दाल चावल और रोटी? अरे तो और क्या बनाओ रोज रोज मम्मी जी, और यही ना सबसे उत्तम भोजन है हमारे स्वास्थ्य के लिए। सब के सब अपना माथा पीट लेते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। तो ये थी मिश्रा परिवार की इकलौती बहू रिद्धि मिश्रा, जिनके रोज के खाने का मेन्यू पूरी तरह फिक्स है। नो इफ नो बट ओनली दाल रोटी और भात। अब अगले दिन सुबह सुबह, अरे ये किसके यहाँ से ये गजब की पालक पनीर की खुशबू आ रही है। आनंद ही आनंद। अरे क्या बड़बड़ा रहे हो अकेले में बैठे बैठे? लगता है आपका सच में 60 पना आ गया है। अब क्या ही बताऊं रति जी, मेरे दिमाग से भले ही 60 पना आया हो या ना आया हो, लेकिन मेरी जीभ पर जरूर आ चुका है। अरे कहीं से यह खुशबू आ रही है, आपको नहीं आ रही है क्या? भाई मैं चल रही हूँ अपने मंदिर के सत्संग में, आप यहाँ घर पर ही बैठे रहो और खुशबू का हा आनंद लेते रहो। इतना कहकर रति जी मंदिर चली जाती हैं। अरे यार, यहाँ तो कोई सुनने कोई तैयार नहीं है। अब रति जी बनाती नहीं है और बहू बनाने को तैयार नहीं है। अब मैं बेचारा आदमी करूँ तो क्या करूँ। तभी उनकी बहू रिद्धि चाय लेकर आती है। लीजिए पापा जी आपकी चाय। बहू क्या बनाया आज नाश्ते में? पापा जी दाल चावल के पराठे। अरे बहू, दाल के पराठे कौन खाता है भाई? अब आप लोगों ने रात में जो दाल चावल रोटी नहीं खाई थी, तो मैंने वही दाल चावल का बेस बनाकर रोटियों पर लगा दिया और करारा सेक दिया, तो बन गया दाल चावल पराठा। अरे अब यह कौन सी नई डिश इजाद कर दी बहू तूने?
अरे ये डिश सुनकर तो 5 स्टार होटल के शेफ भी जाएंगे। तो आप लोगों ने नहीं खाया तो क्या मैं अपने पेट से बांध लूं पापा जी? तभी रिद्धि भुन भुनाते हुए चली जाती है और किचन में जाकर बड़बड़ाती है। हाँ नहीं तो, अरे दाल चावल रोटी के अलावा और आखिर क्या बनाऊं रोज रोज, समझ भी तो नहीं आता। और एक बार बनाकर खिला भी दो कैसे भी करके, तो बस उसी में पूरे दिन किचन में लगे रहो। अब मेरे से नहीं होता ये सब, बहू हूं मैं इस घर की या फिर बावर्ची। इधर जैसे तैसे करके रमेश जी अपने गले के नीचे से दाल चावल के पराठे उतारते हैं। दोपहर के खाने का समय होता है। रति जी मंदिर से आ जाती है और खाना खाने के लिए अपनी बहू रिद्धि को बुलाती है। रिद्धि बहू, जरा खाने की थाली तो लगा दे, बड़े जोरों की भूख लगी है। जी मम्मी जी। इतना कहकर रिद्धि चली जाती है और खाना लगा कर लाती है और खाना देखकर रज्जू जी की भौहें चढ़ जाती है। अरे बहू, कभी तो कुछ बदल कर बना लिया करो। क्यों मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? लगता है आपकी याददाश्त कुछ कमजोर हो गई है। आप भूल गई क्या, कल अरहर की दाल और चावल बना था, आज मसूर की दाल और चावल है, साथ में गर्मा गर्म चपातियां भी है। और नया क्या होता है मम्मी जी? इससे तो अच्छा मैं भंडारा ही खाती। अब मैंने सोचा मैं क्या ही भंडारा खाऊंगी, घर में जब नई बहू है तो मैं बूढ़ी बाहर क्यों खाऊं। तो खाइए ना मम्मी जी। इतना कहकर रिद्धि थाली रखकर चली जाती है। रति जी उसका मुंह ताकती रह जाती है। तभी रमेश जी भी उन दोनों की आवाज़ सुनकर वहां आते हैं। क्या वार्तालाप चल रहा है सास और बहू में? आप कहाँ थे जी अभी तक? आपने खाना क्यों नहीं खाया? अरे अभी तक वो दाल चावल के पराठे मेरे पेट में से हिले तक नहीं है। क्या? दाल चावल के पराठे? ये कौन सी डिश है भला? अरे अपनी प्यारी बहू रानी जो ना कर दे वो थोड़ा है। एक दिन रमेश जी को बड़े ही जोर से मिक्स वेज खाने का मन हुआ। अब उन्हें ये तो पता था कि बहू से कहना तो बेकार है। रमेश जी के दिमाग में एक आइडिया आता है। इसके लिए उन्होंने अपने मोबाइल पर बड़े जोर जोर से मिक्स वेज की रेसिपी को यूट्यूब पर चला दिया, जिससे उसके फायदे बहू को पता चले और बहू आज बढ़िया सी मिक्स वेज ही बना दे तो आहा, आनंद ही आनंद। यही सोचकर मोबाइल में बड़े जोर की आवाज में शुरू होती है मिक्स वेज की रेसिपी। आज हम सीखेंगे कि मिक्स वेज कैसे बनती है, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि मिक्स वेज के क्या फ़ायदे हैं। इसमें आज हम सारी तरह की सब्जियां डालेंगे जो आपकी सेहत बनाने के साथ साथ आपके स्वाद को भी 10 गुना बढ़ा देगी। इस तरह रमेश जी रेसिपी अपनी बहू को सुनाकर बड़े ही खुश हो रहे थे। आज तो बहू को डिश सुना दी है, देखना आज बहू पक्के से मिक्स वेज बना ही देगी। तब रति जी भी आ जाती हैं। अरे इतनी तेज आवाज में मोबाइल फोन में क्या चल रहा है? अरे आज बहू को मिक्स वेज की रेसिपी के फायदे गिना रहा हूँ, जिससे शायद बहू आज दाल चावल के अलावा कुछ और बना दे। अरे आप बिना किस उम्मीद में बैठे हो मिश्रा जी, चलो देख लेते हैं। उधर रिद्धि रमेश जी की इस हरकत पर बड़ा ही खुश हो रही थी। अब रिद्धि किचन से निकलकर सीधा अपने रूम में जाती है और अपनी माँ को फोन मिलाती है और अपनी माँ को हंस हंस कर पूरी दास्तान ससुराल सुनाती है। अरे माँ, आप क्या ही बताऊँ, आज तो ससुर जी ने बड़ी ज़ोरदार आवाज़ में मुझे मिक्स वेज की रेसिपी सुनाई और मैं हूँ उनकी बहू, महान बहू, मैंने सुनाई नहीं। मम्मी, आपका आइडिया ना एकदम सही काम कर रहा है। मैं तो दाल चावल रोटी के अलावा कुछ बनाती नहीं हूँ। अब खाना हो तो खाओ, वरना प्रभु गुण गाओ। और मुझे जब खाना होता है ना, तो फिर आपका वाला आइडिया जिंदाबाद। अब रिद्धि की इस आदत से सबके सब बड़े परेशान हो चुके थे, लेकिन नहीं होने के कारण रिद्धि को घर में कोई कुछ कह भी नहीं पाता था। लेकिन अब इधर पानी सर से ऊपर जा रहा था, उधर रिद्धि अपनी होशियारी पर बड़ा ही इतरा रही थी। फिर एक दिन सब घर वाले परेशान होकर बहू को लेकर घर में पंचायत बिठाते हैं। अब आज बहू तुम ही बता दो कि ये आखिर कब तक चलेगा घर में, क्योंकि हम इस तरह से तो घर में नहीं रह सकते। आज तुम्हारी शादी को 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन क्या मजाल दाल चावल और रोटी के अलावा कुछ और इस घर में बना हो। हाँ रिद्धि, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। अब ना तो मेरा घर के खाने से पेट भरता है, ना ही रोज़ के बाहर के खाने से। तुम ही बताओ अब करना क्या है। मैं भी नहीं खा सकती दाल चावल रोटी। अरे इतनी तरह की दाल मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं खाई होगी जितनी इन 6 महीनों में आपने भाभी हम लोगों को खिला दी है। अब रिद्धि रमेश जी की तरफ देखती है। आप क्यों चुप है पापा जी? आप भी अपने कुछ स्वर्णिम शब्द कहिए ना। अब इन लोगों ने ही इतना कह दिया है, मैं क्या ही कहूँ। इन लोगों ने कहा है कि एकदम मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया है। लेकिन अब मेरी बात सुन लो कान खोलकर। मुझे सिर्फ दाल चावल और रोटी ही बनाना आता है। आप लोगों को खाना है तो खाओ, अगर नहीं पसंद आ रहा तो फिर खाने वाली लगा लो।
खाने वाली का नाम सुनकर सबकी आंखों में जैसे चमक आ जाती है। ठीक है माँ, यही आइडिया ठीक है। अब खाने वाली ही लगा लो, कम से कम पेट तो भरेगा। हाँ मम्मी, अब तो ऐसा लगता है जैसे जन्मों की भूखे हो। हाँ जी भाई, अब नहीं झेली जाएगी ये दाल रोटी और चावल। अरे एक दिन मेरा इतना मन किया मिक्स वेज खाने का, लेकिन अब क्या ही कहूँ। अब तो आप खाने वाली को ही जल्दी से ढूंढ लो और खाने का काम उसको सिखा दो। अगले दिन से शुरू होती है खोज खाने वाली बाई की, जो अच्छा खाना बना सके। अब हर रोज एक नई बाई आती और अगले दिन उसको एग्जाम में फेल कर दिया जाता और फिर टाटा बाय बाय कह दिया जाता। ये देखकर रिद्धि बड़ा ही खुश होती और जैसे ही मौका मिलता रिद्धि दाल चावल रोटी फिर से बनाकर रख देती। इस कारण नई खाना बनाने वाली बाई की तलाश और तेज हो जाती है। इसी तरह कम से कम 8-10 बाइयों का प्रस्थान मिश्रा निवास से हो जाता है। आखिर में आगमन होता है कमला का। हाँ जी, मेरे को हर तरह का खाना बनाने को आता है। आप चाहे कुछ भी बनवाओ, जो भी आपका मन करे। चाइनीज, साउथ इंडियन, इटालियन, थाई, दाल रोटी चावल सब्जी, हर तरह का बना सकती है मैं खाना। बताओ क्या बनवाएंगे आप? अरे नहीं नहीं, आप दाल चावल रोटी का तो नाम भी मत लीजिएगा, इसके अलावा कुछ भी बनाना। हाँ जी कमला आंटी, आज ना आप बस मस्त बटर पनीर मसाला और लच्छा पराठा बना दो। उस दिन मिश्रा परिवार ने ऐसे खाना खाया कि जैसे कि आज सालों बाद किसी ने भूखे को खाना खिलाया हो। कमला, कल सुबह कितने बजे आओगी भाई? साहब मैं सुबह 8 बजे आ जाएगी। हाँ जी कमला, ये सही समय है, समय से आ जाना। हाँ माँ, आज तो खाना खाकर बस ऐसा लग रहा है कि मैं कमला आंटी के हाथ चूम लूं। ये सुनकर रिद्धि गुस्से में साहिल की तरफ देखती है। आंटी, कल नाश्ते में साउथ इंडियन बनाना प्लीज़। हाँ जी मान्या मैडम, आप डेली मेरे को मेन्यू बता देने का। अब जो बोलेगी मैं वही बनाएगी। अब तो सारे घर वालों को ऐसा लग रहा था जैसे अब वो स्वर्ग का आनंद ले रहे हो। अगले दिन कमला ने बढ़िया खाना बनाकर सारे घर वालों का दिल खुश कर दिया। अब तो सारे घर में जैसे एक छोटी सी गंगा बह रही थी, लेकिन घर में किसी को पता नहीं था कि ये तो आने वाले तूफान से पहले की शांति है। कमला बाई के आने से जो सबसे ज्यादा खुश थी वो थी रिद्धि, क्योंकि उसका प्लान जो सक्सेसफुल हो गया था। अब रिद्धि को कोई भी काम नहीं करना पड़ रहा था। पूरा समय आराम से मोबाइल चलाती, वेब सीरीज देखती और मस्त आराम से बना हुआ खाना खाती। लेकिन ये क्या, एक दिन सब अचानक से खाने के टेबल पर खाना खा रहे थे, तभी रमेश जी के फोन की घंटी बजती है और अब यहाँ से शुरू होता है महासंग्राम का बिगुल। फोन की दूसरी तरफ रमेश जी की बुआ जी रत्नमाला जी थी। अरे मेरा रामू, कैसा है तू? तू तो भूल ही गया कि तेरी कोई बुआ भी है। जिंदा हूँ या मर गई, ये तो हाल चाल तो ले लिया कर। अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको तो समय समय पर याद करता ही रहता हूँ। हाँ, इसीलिए तेरे पास कुछ दिन रहने के लिए आ रही हूँ। मैंने टिकट करा लिया है, परसों की ट्रेन से आगरा पहुँच जाऊँगी। अरे बुआ जी, आपने तो ये बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। ठीक है बुआ जी, आप जल्दी आइए, हम सबको आपका इंतज़ार रहेगा। रमेश जी के फोन रखते ही वो अपने परिवार के बाकी लोगों को बुआ जी के आने की खबर सुनाते हैं। अब रति जी बुआ जी के लिए बाकी की तैयारियों में लग गई। 2 दिन बाद रमेश जी बुआ जी को लेने स्टेशन जाते हैं। थोड़ी ही देर में बुआ जी आ जाती हैं और सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है। घर के सभी लोग अपने काम में लगे हुए थे। रति, ओ रति, कहाँ है तू? अरे मैं आई हूँ तेरे पास तुझसे मिलने। तुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई है क्या? अरे नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस आपके इंतज़ार में ही बैठी हुई थी, आपके लिए किचन में कुछ तैयारियों में लगी हुई थी। आइए आइए, अंदर आइए बुआ जी। फिर रति जी बुआ जी के पैर छूती हैं। तब तक रिद्धि भी आ जाती है और खड़ी हो जाती है। रति जी रिद्धि को पैर छूने का इशारा करती है। रति जी को ऐसा करते हुए रत्नमाला जी देख लेती हैं। अरे रति, रहने दे, क्यों बहू को आंखें दिखा रही है? आजकल की बहुएं कहाँ बड़े बूढ़ों के पैर छूना चाहती है। तब तक कमला सबके लिए पानी लेकर आती है। अगले दिन रिद्धि पुराने ढर्रे की तरह फिर से दाल रोटी चावल बना देती है और फिर शाम को भी वही सेम का सेम मेन्यू देखकर रत्नमाला जी भी परेशान हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। लेकिन वो किसी जुगाड़ में लगातार लगी हुई थी कि कैसे करके बहू को रास्ते पर ले आए। फिर अगले ही दिन मान्या अपने कॉलेज चली जाती है, रति जी अपने सत्संग में। इसके अलावा साहिल और रमेश जी भी घर पर नहीं थे। तो अब घर पर बची सिर्फ और सिर्फ बहू रिद्धि और बुआ सास रत्नमाला जी। तो अब क्या कमाल होने वाला था, चलिए देखते हैं।
इधर रिद्धि खुद ही 2 दिन से दाल रोटी चावल खाकर परेशान थी, इसीलिए वो भी किसी अच्छे मौके की तलाश में थी। पहले रिद्धि जाकर कमरे में देखती है कि रत्नमाला जी गहरे खर्राटे लेते हुए नींद में सो रही है। ये देखकर उसे बड़ा ही सुकून आता है। बहुत बढ़िया टाइम है ये तो रिद्धि अपने काम को अंजाम देने का। इससे बढ़िया मौका अभी हाल के दिनों में तो नहीं मिलने वाला। रिद्धि अपना ऑर्डर घुमाती है जोमेटो पर और तुरंत एक बढ़िया सा पनीर टिक्का और अचारी चाप ऑर्डर कर देती है। बस 15 मिनट में मेरा ऑर्डर आ जाएगा। अब रिद्धि लगातार ऑर्डर ट्रेस करती रहती है और ऑर्डर को घर के बाहर देखकर तुरंत अपना ऑर्डर पिक करके अंदर ले आती है और अपना खाना शुरू कर देती है। आय हाय, रिद्धि मर ही गई थी इस टेस्ट के लिए। अब बस जल्दी से सारा ख़त्म कर लूँ। अरे मम्मी से भी बात नहीं हुई, मम्मी से बात कर लेती हूँ। इधर रिद्धि अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात करना शुरू करती है और उसे होश ही नहीं रहता कि हर बार की तरह वो इस बार घर में पूरी तरह अकेली नहीं है, कोई और भी है उसके साथ घर में। हाँ मम्मी, बढ़िया चाप और पनीर टिक्का खा रही हूँ मैं। अब ये बुआ सास आई हुई है ना, तो उन्होंने कमला को मना कर दिया, तो मैंने फिर से अपना वही दाल रोटी चावल वाला राग शुरू कर दिया। और कौन बनाए रोज़ नई सब्जियाँ और पाव भाजी डोसा इडली सांभर बड़ा, और ये डिशेस का कोई अंत है क्या? और बाकी अपने स्वाद के लिए तो स्विगी जोमेटो जिंदाबाद। थैंक यू मम्मी आपके वाले आइडिया के लिए। तभी रिद्धि के कान से कोई फ़ोन लेकर अपने कान पर लगाता है। ये देखकर रिद्धि के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। नमस्कार बहन जी, मुझे लगा था कि आप अपनी बेटी को कुछ गृहस्थी का ज्ञान सिखा रही होंगी, लेकिन यहाँ तो अखंड ज्ञान की बातें चल रही हैं। अरे आप अपनी बेटी का बसा बसाया घर क्यों उजाड़ना चाहती है? क्योंकि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। बाकी आप सोच लीजिएगा और अपनी बेटी को भी आगे समझा दीजिएगा। फ़ोन रखती ही रिद्धि बुआ जी के सामने ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। बुआ जी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रो नहीं बेटा, बड़ों का फ़र्ज़ है छोटों की गलतियों को सुधारना और उनके जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करना। रिद्धि, आज यही पति और परिवार तुम्हारी ये सारी हरकतों के बावजूद भी तुम्हें प्यार करता है, लेकिन तुम्हारा ये पति तुमसे कब दूर हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है बुआ जी, आज से मैं पूरे घर का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अगले दिन से बुआ जी रिद्धि को किचन के मूल मंत्र सिखाती हैं और साथ ही साथ रति को भी बहू की हेल्प करने को कहती है। रति, तू भी बहू को किचन में मदद किया कर, अभी वो नई है, उसका रसोई में थोड़ा साथ दिया कर। और मान्या को भी सिखा रसोई का काम, हर किसी को आना चाहिए। और कुछ ही दिन में उनका घर स्वर्ग बन जाता है।